हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम डे प्रिपरेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे के लिए पी वाई क्यू, ठीक है। और ये हमारा साइंस का पी वाई क्यू है। साइंस में क्या, तो बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमारा कोशिका का, ठीक है। कोशिका चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे गए हैं। और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है, सेल थ्योरी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, और फंक्शन इसका देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रियों मतलब कि प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है। तो कौन सा, तो केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक झिल्ली होता है वो अधिकतर प्रोकैरियोटिक्स में मतलब कि प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया में यहाँ पर क्या रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है। उसी में क्या रहता है, आरएनए रहता है, ये सब रहता है। लेकिन वो केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है, ठीक है। और केंद्रक तो रहता ही नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से रहेगा। वही देखा जाए अगर जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में अगर केंद्रक है तो उसके चारों तरफ उसका झिल्ली रहेगा, केंद्रक झिल्ली रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसका अधिकांश प्रोकैरियोटिक मौजूद नहीं होता है उसे केंद्रक केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत एक झिल्ली है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी हुई रहती है। मतलब कि जो केंद्रक, जैसे कि ये मान लेते हैं कि जंतु कोशिका हो गया और यहाँ पर ये केंद्रक हो गया, तो यहाँ पर जो अंतःप्रद्रवी जालिका रहता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहता है, ठीक है। यहाँ पे उससे क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिस पर राइबोसोम भी पाया जाता है। अब अंतःप्रद्रवी जालिका पर क्या होता है, ई आर, स्मूथ ई आर मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तरफ पे जो रहता है उस पर क्या रहता है, राइबोसोम पाया जाता है उस पर, ठीक है। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। कब, तो 1831 में किया था। किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो कोशिका को नियंत्रण भी करता है, ठीक है। जो कोशिका का जो केंद्रक रहता है वही क्या रहता है, कोशिका का ब्रेन रहता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव मानव कोशिकाओं में मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज को मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन मतलब ग्लूकोज का जो टूटना रहता है, ठीक है। जब ग्लूकोज टूटता है तो उसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसका आवश्यक होता है, तो किसका आवश्यक होता है, तो ऑक्सीजन का आवश्यक होता है। ग्लूकोज को टूटने के लिए आवश्यकता क्या चीज़ का होता है, तो ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। लिखा है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोजों के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ये तो पता हो गया। ग्लूकोज के विघटन के लिए ग्लूकोज के विघटन के लिए मतलब ग्लूकोज के टूटने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो ये एटीपी में होती है ऊर्जा। अधिकांश कोशिकाओं के लिए जो ऊर्जा रहता है वो क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो रहता है वो एटीपी में रहता है। किसमें, एटीपी में रहता है। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको याद रखेंगे, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक क्या होता है, जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाओं आदि में भी पाया जाता है। जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार के अलग अलग प्रक्रियाएं चलने के लिए ऊर्जा का प्रदान करता है। मतलब इसका मेन काम क्या है, कि ऊर्जा का प्रदान करना, ठीक है। जैसे कि आवेग हो गया, मांसपेशियों का संकुचन हो गया, रासायनिक संश्लेषण हो गया, ये सब हो गया। मेन क्या याद रखना है आपको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। और इसका कार्य क्या रहता है, ऊर्जा को प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा, कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये तो फेमस क्वेश्चन है। तो किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि
कोशिका को आत्महत्या की, ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो रहता है, इसका जो पीएच मान रहता है, इसको ध्यान रखना है, 4.5 से लेकर 5 रहता है, 4.5 से लेकर 5 रहता है। और ये अम्लीय होता है, ठीक है। किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये कहाँ पर होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। लिखा है यहाँ पर, कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जो कि जैसे कि ये हो गया हमारा कोशिका, ठीक है। और ये केंद्रक हो गया, और ये केंद्रक झिल्ली हो गया, ठीक है। केंद्रक झिल्ली हो गया, और ये क्या हो गया? ये कोशिका झिल्ली हो गया, जिसको सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। तो क्या बोला कि जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली हो गया और ये केंद्रक हो गया। तो इसके बीच में ये क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य के अन्य कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। अब जैसे कि ये हो गया कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया और राइबोसोम जैसे हो गया, ये सब क्या होता है? कोशिका द्रव के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक। क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाएं। उप इकाई संरचना क्या है? तो उप इकाई संरचना क्या है प्रोकैरियोटिक की? तो प्रोकैरियोटिक की क्या हो जाएगा? 50s और 30s, ठीक है। जो ये रहता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और यहाँ पे ये जंतु सेल हो गया, जंतु सेल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर राइबोसोम जो रहता है 70s रहता है, और इसके अंदर राइबोसोम रहता है जो एनिमल सेल है, इसके अंदर रहता है 80s रहता है। ये जो 70s रहता है, ये किससे मिलकर बन रहता है? 50s से और 30s से। ऐसे कोई नहीं समझेगा 50, 30 तो 80 होता है, लेकिन ये ऐसे ही डिवाइड रहता है इसमें। और ये 80 जो रहता है डिवाइड रहता है 60s और 40s में डिवाइड रहता है, ठीक है। 32 40s में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है, तो हमारा कौन सा आंसर रहता है? 60s और 40s रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के बारे में पूछा है, तो हमारा हो जाएगा 50s और 30s। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये जो 50 से 20 नैनोमीटर की आकार की होती है। अच्छा, ये जो जिसके बारे में बता रहा है ये राइबोसोम के बारे में, ये कैसा रहता है? 50 से लेकर 20 नैनोमीटर की आकार का होता है। और 2 उप इकाई होती है, कौन सा? तो 50s और 30s, ये तो देख लिया हमने। जो आपस में मिलकर, जैसे कि देख रह सकते हैं पर, आपस में मिलने के बाद क्या बनाता है? 70s बनाता है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन करना है हमें, गलत विकल्प का। तो इसमें पहला है हमारा झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, नाभिकीय, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पर देखेंगे झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो यहाँ पर ये जैसे कि प्रोकैरियोटिक हो गया, और ये जैसे मान लेते बैक्टीरिया हो गया, तो इसमें क्या रहता है? न्यूक्लियोइड रहता है, न कि केंद्रक रहता है। केंद्रक किस में रहता है? तो जंतु सेल में केंद्रक रहता है, और इसके चारों तरफ क्या रहता है? झिल्ली रहता है।
तो इसमें क्या बोला कि झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, तो कोशिकाओं की जो झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी रहता है वो तो किस में रहता है, तो एनिमल सेल में रहता है, एनिमल सेल में रहता है। और ये बैक्टीरिया में क्या रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा गलत, तो ये वाला हो जाएगा, गलत विकल्प को चयन करना है, बाकी सब तो रहता ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, 30.5 किलो मोल, ठीक है, 30.5 किलो मोल, इतना क्या होता है ऊर्जा मुक्त होता है। क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, संश्लेषित अणु जो रहता है एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है और एटीपी ही क्या करता है, ऊर्जा को रिलीज करता है, जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकता है। इस प्रकार पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलोमोल के बराबर ऊर्जा निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा कोशिकांग कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा कोशिकांग, तो कोशिकांग में कौन सा हो जाएगा, तो अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है वो जो विषाक्त पदार्थ रहता है खाद्य पदार्थ में जहरीले प्रभाव को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये क्या रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका कार्य, प्रमुख कार्य क्या है, तो विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका की रचना क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के समान होता है। अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सेल हो गया, ठीक है, सेल को हटाओ, सेल को नहीं, मतलब सेल में ही रहेगा ये। यहाँ पर मान लेते हैं ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका का बात कर रहा है, अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ये हो गया रफ वाला हो गया और स्मूथ वाला भी होता है, ठीक है, स्मूथ वाला। तो इसमें जो कोशिका जो विषाक्त पदार्थ रहता है और जो जहरीले प्रभाव को खत्म करने का कार्य किसका रहता है, अंतःप्रद्रवी जालिका का रहता है, लेकिन उसमें से किसका रहता है, तो स्मूथ का रहता है, एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का रहता है, SER का रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या रहता है कि जो जहरीले पदार्थ है उसके विषाक्त को ख़त्म करना रहता है, ठीक है। और ये ठीक है। और उसके बाद ये जो राइबोसोम का निर्माण होता है कहाँ पे, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है। चपटी कोशिकाएं किस में होती है, तो सल्की उपकला में, सल्की उपकला में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो सल्की उपकला क्या होता है, एक चपटी कोशिका के पतले स्तर का बना होता है। जो सल्की उपकला जो ऊतक रहता है एक चपटा हुआ कोशिकाओं के पतले स्तर का बना होता है, जिसके किनारे क्या रहता है, अनियमित होते हैं। जिसके किनारे क्या रहता है, मतलब इस जिसका किनारा जो रहता है वो अनियमित रहता है। यह ऊतक वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है। कहाँ पे, तो रक्त वाहिकाओं में और फेफड़े के वायु कोष में पाया जाता है। जो लंग्स होता है इसके वायु कोष में पाया जाता है, जो ट्रैकिया जो रहता है इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। दूसरा है श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रहता है ऑक्सीजन की सहायता से क्या रहता है, ATP
जो ग्लूकोज जो रहता है एटीपी क्या रहता है, उससे ऊर्जा मुक्त होता है। एटीपी से क्या होता है, एटीपी से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की सहायता से। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखता है, लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। यही क्वेश्चन मतलब कि ऊपर यही बोलने वाला था, तो चलिए देखते हैं ये वाला। यकृत कोशिकाओं में एसईआर के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो इसमें औषधियों और विषों का मतलब कि निष्कारण होता है, मतलब कि बाहर निकाला जाता है उसको, उसके विष को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो ऊपर हमने देखा है कि एसीआर को लेकर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो रहता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, औषधियों और विषों को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो ये हो जाएगा, और ये यकृत के अंदर कार्य होता है संपूर्ण ये सब, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। लिखा है यहाँ पे कि कशेरुक मतलब कि एनिमल्स सेल्स में, जो एनिमल्स रहते हैं उनके यकृत कोशिकाओं में एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होता है, ठीक है, तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या रहता है कि औषधियों और विषों का मतलब कि उसका निराविषीकरण करना, मतलब निर्मुक्त करना, ख़त्म करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए चित्रों ए और बी में दोनों प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर है। अच्छा देखना है ये चीज़। पहला में क्या दिखाया गया है, तो कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और विभाजन बी कब और कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला चित्र ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया क्रोमोजोम्स हो गया, ये जो इसका विघटन हुआ है, और यहाँ पर ये क्रोमोजोम्स हो गया, यहाँ पर इसका विघटन हो गया। चित्र ए और चित्र बी में हम देख रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। ऑप्शन क्या है पहला कि ए मतलब चित्र ए जो है इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है, और बी में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ये हमको देखना है। और 2 नंबर ये बोल रहा है कि वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होती है, वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, ए में अर्धसूत्री विभाजन, बी में समसूत्री विभाजन हो रहा है, और सी में बोल रहा है ए में समसूत्री विभाजन, बी में अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ पर डी में ए और बी दोनों में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4, मतलब कि हम लोग पढ़े हैं कि 46 जो रहता है क्रोमोसोम्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना है उतना बढ़ जा रहा है, एक इधर विखंडित हो जा रहा है, तो ये कितना 46। इसमें जैसे देख सकते हैं 2 2 4 दिखाया गया है एग्जाम्पल के लिए, 2 2 4 इसमें भी दिखाया गया एग्जाम्पल के लिए, लेकिन ये 46 इसमें है, तो इसमें 46 और इसमें क्या हो गया 46 हो गया है। तो जितना इसमें है उतना 2 भाग में विभाजित हो गया, तो इसको कहेंगे समसूत्री विभाजन कहेंगे, ठीक है, समसूत्री विभाजन कहेंगे, ठीक है। कि मतलब कि जैसे जितना निकला, जैसे कि इसमें से 46 निकला है, इसमें से भी मतलब कि 2 भाग में बट गया और समान भाग में बटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 46 है तो 23 और 23 में बटेगा, फिर इसमें से ये बटेगा 23 23 23 23, ठीक है, ऐसे बटेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो पहला क्या है कि समसूत्री विभाजन ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन ये भी ठीक है, लेकिन दूसरा क्या बोला कि वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि गलत है। ये वृद्धि के लिए कोशिकाओं में हमारी जो सबसे पहले बात की जो समसूत्री विभाजन होता है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में होता है, जैसे कि स्किन हो गया हमारा, उसके बाद जैसे कि लीवर हो गया, ये सब में। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो सिर्फ जो होता है एग और स्पर्म उसके ही अंदर ही होता है ये, ठीक है, जब दोनों मिलकर बनता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा
ए जो है अर्धसूत्री तो नहीं है, यहाँ पर अर्धसूत्री ए है और बी क्या है, ए क्या है समसूत्री विभाजन और बी क्या है अर्धसूत्री विभाजन। युग्मकों के निर्माण के लिए, जायगोट्स या फिर युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि एक तरह से ये रिवीजन वीडियो है, तो रिवीजन की तरह ही हमको देखना है। तो निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? कोशिका के प्रोटीन के रूप में किसे जानते हैं? कारखाने के रूप में तो राइबोसोम को जाना जाता है। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम जो होता है आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना होती है। किससे बना होता है राइबोसोम जो होता है? आरएनए और प्रोटीन दोनों से बनी हुई रहती है। कोशिकीय या कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये तो पता होगा सबको। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम कि कोशिका का भी ये तो पता है, इसकी खोज किसने किया था? अल्बर्ट वान कोलिकर ने। अल्बर्ट वान कोलिकर ने किया था। कब किया था? तो 1857 में किया था। इसको ध्यान रखेंगे, अल्बर्ट वान कोलिकर ने। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम यह एक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होता है, ये तो पता है, जिसे प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है। ठीक है। जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एग्जाम में पूछता है कि यह मतलब कि इनमें से कौन सा जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में अगर लाइसोसोम रहता है तो वो लाइसोसोम जो रहता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है। जैसे यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। आरबीसी को छोड़कर और प्रोकैरियोटिक को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा? तो लाइसोसोम। और यह क्या है कि यह अंतःप्रदवित जालिका के द्वारा मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसका निर्माण होता है। हमको लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्गी काय द्वारा किया जाता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर मतलब कोशिका जब क्या होता है खराब हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो ये क्या होता है कि लाइसोसोम फट जाता है। जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम रहता है वो फट जाता है और मुक्त रूप से एंजाइम अपनी मतलब कि एंजाइम को मुक्त करता है, जिसके कारण क्या होता है कोशिका नष्ट हो जाए या फिर ख़त्म हो जाता है वो कोशिका। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं। फिर से क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो किसको? तो लाइसोसोम को। नेक्स्ट है हमारा कि स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो जो स्लाइडन और स्वान का जो कोशिकीय सिद्धांत है, जो थ्योरी है, सेल थ्योरी है, वो लिविंग सेल्स पर मतलब लिविंग चीज़ों पर ही लागू होता है। लिविंग चीज़ों पर ही मतलब जीवित चीज़ों पर, जीवित कोशिकाओं पर ही लागू होता है, जीवित पर ही, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। ठीक है। तो इसमें से कवक पर होता है, जंतुओं पर होता है, शैवाल पर होता है, विषाणुओं पर नहीं होता है। क्योंकि विषाणु जो होता है मुक्त अवस्था में क्या रहता है? निर्जीव की तरह काम करता है। निर्जीव की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर में इंटर करता है तो ये क्या होता है? एक तरह से सजीव की तरह काम करने लगता है। लेकिन मुक्त अवस्था में क्या रहता है? निर्जीव रहता है। तो इसीलिए इस पर लागू नहीं होता है। कवकों, जंतु और शैवालों पर लागू होता है परंतु विषाणु पर लागू नहीं होता। हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है क्या? तो रॉबर्ट हुक जो द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके के निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, तो ये तो सभी को पता है, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए ही क्या हुआ था? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुआ था। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। तो कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था कब? तो 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में किया था। इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धन यंत्र की सहायता से अध्ययन किया।
कॉर्क क्या होता है, पेड़ की छाल का एक भाग होता है, ठीक है। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, उनका समुद्रती का सहायता से अध्ययन किया, ये तो चलिए, तो यही था इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो 1665 में किया था। और कॉर्क क्या होता है, एक तरह का पेड़ का छाल होता है जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका की खोज किसने, ये तो रॉबर्ट हुक ने किया था, फिर से आएगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहता है, कोशिका द्रव कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ जैसे पदार्थ को क्या कहता है, फिर से पूछा है क्वेश्चन ये। तो इसमें इस बार इसमें इस बार क्या दिया है, साइटोप्लाज्म दिया है इस बार इंग्लिश में दे दिया है साइटोप्लाज्म। तो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो कोशिका द्रव रहता है, साइटोप्लाज्म उसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, पता है, जो डैश में पाया जाता है। तो अभी हमने देखा किस में पाया जाता है, केंद्रक कोशिकाओं के बीच में, वसाओं तत्वों के बीच में, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है, जैसे कि बताया था हमने। ये क्या हो गया, सेल हो गया, इसके चारों तरफ क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल कह रहे हैं, केंद्रक हो गया, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली हो गया। और ये यहाँ पर क्या रहता है, कोशिका द्रव्य रहता है, और ये कोशिका झिल्ली हो गया, इसके बीच में केंद्रक और कोशिका के बीच में। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या रहता है, ये कोशिका द्रव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहता जाता है। अब जैसे इसको जैसे कि मानते हैं कि ये कोशिका, जैसे कि ये पौधे का हो गया, जैसे कि ये हो गया सेल वाल, मतलब कि कोशिका भित्ति हो गया, ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। आ, ये हो गया सेल वाल, ये हो गया क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, क्या इसके इंग्लिश में कोशिका सेल मेम्ब्रेन इसको कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, पानी की कमी से, जब पानी की कमी होता है कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होता है, तो ये क्या होता है कि जैसे कोशिका भित्ति में क्या होता है, एक तरह से मतलब उसी से लगा हुआ रहता है हल्का सा, लेकिन जब पानी की कमी होता है तो ये थोड़ा सा चिपक जाता है, मतलब कि बाहर, जैसे कि कोशिका, ये कोशिका भित्ति हो गया और ये कोशिका झिल्ली हो गया, तो ये और भी कम छोटा हो जाता है, मतलब कि इससे दूरी बना लेता है, ठीक है। किससे, तो कोशिका भित्ति से दूरी थोड़ा बना लेता है, अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ हल्का सिकुड़ जाता है जब पानी की कमी होती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मोसिस कहा जाता है, क्या, प्लाज्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है पावर हाउस के रूप में। नेक्स्ट है हमारा कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो बाह्य वातावरण से कौन अलग करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली करता है, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसके क्या कहते हैं, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है, मतलब कि जो सिलेक्टिव चीज़ों को, पदार्थों को अंदर और या बाहर, मतलब अंदर लेती है, बाहर वही चीज़, वह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट हमारा। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कौन, तो कोशिका झिल्ली। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने में, अंदर आने में नियंत्रण करती है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का
संरेखन माइटोसिस माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो माइटोसिस का गठन जो होता है वो मेटाफेज में होता है। मेटाफेज क्या होता है? द्वितीय चरण होता है। क्या होता है? द्वितीय चरण होता है। क्या लिखा है इसमें भाई? मेटाफेज के दौरान क्या होता है कि गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़े जाते हैं। मेटाफेज समसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीय चरण है। मेटाफेज क्या है? समसूत्री विभाजन जब होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्रीय समसूत्री विभाजन जब होता है तो इसका ये द्वितीय चरण होता है। क्या होता है? द्वितीय चरण होता है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा कोशिका हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेसिकल्स पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? क्या होता है? परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग, संशोधन का पता नहीं इंग्लिश, और पैकेजिंग वही, अच्छा संशोधन मतलब डिस्प्यूटिंग, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, और संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? तो गोल्गी काइबोजी होता है। जो गोल्गी ऑपरेटस होता है वो होता है, ठीक है। इसका खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्गियो ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों में भरी होती है? तो एंजाइम की बात कर रहा है, पाचक एंजाइम की बात कर रहा है तो लाइसोसोम में होता है। हाइड्रोलिटिक, इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डिडुए ने किया था। किसने? डिडुए ने किया था। और कब किया था? तो 1955 में किया था। 1955 में किया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1955 में किया था डी डुवे ने। और क्या है इसमें जानने लायक? जंतु कोशिका मुख्य रूप से जैसे कि किसमें किसमें पाया था? अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, गुर्दे आदि में पाए जाते हैं ये चीज़। कौन सा? तो लाइसोसोम सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी हुई पाचक एंजाइमों से बड़ी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख जो कार्य होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कोशिकांगों में से किसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा कोशिका का आत्महत्या का थैली। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम जो होता है क्या बनाता है? तो प्रोटीन बनाता है, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े हुए होते हैं। जो राइबोसोम होता है अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हमने कि पढ़ा था स्मूथ ईआर और रफ ईआर। जो रफ ईआर रहता है उसमें क्या बनता है? ये जैसे स्ट्रक्चर था, यहाँ पर रफ ऐसे ऐसे बूंदा बूंदा करके था। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और यही जो राइबोसोम होता है इससे जुड़ा हुआ रहता है राइबोसोम। और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट? ये हरित लवक केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इसको देखेंगे हम कि हरित लवक और केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। क्या? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। किससे? एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सा? तो राइबोसोम। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो किसने गढ़ा था? तो जोहान इवांजेलिस्ट प्रुकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का शब्द को मतलब कि वो किया था, निकाला था। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। इसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंज ने किया था। कब? तो 1839 में। ध्यान रखेंगे इसको, 1839 में किया था। एक प्रकार तरल गाढ़ा रंगहीन पदार्थ पारदर्शी, मतलब कि ये जो होता है रंगहीन होता है एक तो, और
पारदर्शी होता है और लसलस टाइप का होता है। और क्या बोला है कि सभी जीव की सभी जो मतलब सारी जैविक क्रियाएं होते हैं इसी के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए इसे जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया है। इसीलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं इसको, ठीक है। किसको? तो जीव द्रव को। पता मतलब कि पता तो है ये, ऊपर हमने पढ़ा है कि कहाँ पर पाया जाता है जीव द्रव। ये बीच में जो रहता है कोशिका, जो केंद्रक रहता है और कोशिका झिल्ली रहता है, इसके बीच में। नेक्स्ट है हमारा, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। डैश जो है कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर, अब पचाने का बात आ गया, तो पचाने की बात आ गया तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रहा है। पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है तो लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार के अपशिष्ट निरस्तर, तो ऊपर हमने देख चुका है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। कौन? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी कहते हैं। तो किसको? अब फिर पचाने का बात यहाँ पर है तो लाइसोसोम को। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को देखना है हमको, ठीक है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं तो जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैक्यूल्स रहता है सबसे बड़ा किस में रहता है? तो पादप कोशिकाओं में रहता है। किस में रहता है? पादप कोशिकाओं में रहता है। पादप कोशिका में क्या रहता है? वैक्यूल्स बड़ा रहता है। वही जंतु कोशिका में देखा जाए तो वैक्यूल्स क्या रहता है? छोटा रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। पादप कोशिकाओं में सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। ये कथन तो ठीक है, सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में नहीं है तो पादप कोशिकाओं में क्या रहता है? लवक प्लास्टेड पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, ये सही है, पाई जाती, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, और यहाँ पर ये डिफरेंस दिया हुआ है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, तो चलो देख लेते हैं एक बार इसको भी। तो आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होता है? बड़ा होती है, तो देख लिया ऊपर हमने। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। सेल्यूलोज जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली रहती है किससे बनी रहती है? कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है? तो सेल्यूलोज से बनी रहती है। इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है हमें, इसको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी रहती है? सेल्यूलोज। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, ये तो पता है। पादप में रसदानी या फिर रिक्तिका बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में रसदानी या फिर रिक्तिका छोटी होती है या फिर अस्थायी होती है। रसदानी मतलब वैक्यूल्स वही। लवक पाए जाते हैं, जो लवक होता है पाए जाते हैं पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में लवक क्या होता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और आंतरिक द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान को वापस रक्त में ले जाता है? तो कौन सा ले जाता है? तो लसिका हो जाता है। कौन? लसिका। तो लसिका एक प्रकार का क्या है? रंगहीन द्रव्य होता है जो कोशिका के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहता है। यह द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या होती है? एक तरह से लिम्फोसाइट्स होते हैं जो शरीर की जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है शरीर की, उसके लिए उत्तरदायी होती है। लसिका जो होता है पोषक पदार्थ हो गया, हार्मोन हो गया आदि का क्या करता है? संवहन करता है। कौन? तो लसिका। यह
आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम से परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। तो कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ये वाला असत्य हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं में होता है। यह निम्न 2 चरणों में होता है। कौन सा, तो अर्धसूत्रण 1 और अर्धसूत्री 2 में होता है। ठीक है, अर्धसूत्रण के परिणाम परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। पर हमने देखा था कि इसमें 46 है, तो इसमें 23 और ये 23 में बढ़ जाता है। ऐसे ही डिवाइड होता रहता है। ठीक है, इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं, तो नाभि को कहते हैं, न्यूक्लियस को। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए और ब्लूप्रिंट के अवयव अपने समाहित रखता है, अपने अंदर रखता है, किसको, डीएनए को। ठीक है, निम्नलिखित किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा, तंत्र, कौन सा सबसे बड़ा, तो नाभिक हो जाएगा हमारा। कौन सा, तो नाभिक। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो नाभिक है। कोशिका में सबसे बड़ा कौन सा है, तो नाभिक रहता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सब तो छोटा रहेगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम जो होता है सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम एनिमल सेल्स में पाया जाता है। खोज कब होता है, 1955 देख चुके हैं ऊपर, डिडुवे ने किया था किसका खोज, तो लाइसोसोम का खोज। इसका प्रमुख कार्य तो पता है आपको, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है ये। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमने ऊपर देखा था, या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि मैं क्या बोला था कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, बराबर भाग में बढ़ता है। जैसे कि इसमें 46 है, तो यहाँ भी 46 में बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहेंगे। और ये हमारे शरीर के सभी अंगों में ऐसा ही मतलब समसूत्री विभाजन होता है, या फिर किसी प्रकार का जैसे कि चोट लग गया या फिर कहीं से कुछ मतलब बॉडी में प्रॉब्लम आ गया, तो ठीक है, उसको रिपेयर करने में क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। सिर्फ जनन कोशिका सिर्फ जनन को छोड़कर जब जायगोट बनता है तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो केवल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। तो तो पशु मतलब कि एनिमल सेल्स में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो न्यूरॉन हो जाएगा। सबसे बड़ा न्यूरॉन होता है, और ये ब्रांच से रहित होता है, मतलब ब्रांच की तरह रहता है। पता है ना न्यूरॉन कैसा रहता है, आपको पता होगा ये सब। जानवरों के शरीर की, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कहीं मिल जाए। जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या रहता है, न्यूरॉन तंत्रिका रहता है, तंत्रिका तंत्र रहता है। एक उत्तेजित कोशिका रहता है इसमें, किसमें, तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। अच्छा, इस कोशिका का कार्य क्या रहता है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना रहता है, विश्लेषण करना रहता है। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि किस में सेल डिवीजन नहीं होता है, तो हमारे ब्रेन में, जो कि जिसमें न्यूरॉन्स रहते हैं,
उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, जिससे इसे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारा स्किन हो गया, वहाँ पर कट जाता है तो फिर वो दोबारा रिपेयर हो जाता है, लेकिन वही अगर हमारे शरीर में कहीं पर शरीर करें ब्रेन में अगर चोट लगता है, अगर वहाँ की कोशिका नष्ट होती है तो फिर वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाती है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, स्टेम कोशिका के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। अधिक मात्रा में मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कोशिका में क्या, तो जल ही पाया जाता है। कोशिका के भीतर क्या क्या रहता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कोशिका के भीतर क्या रहता है। तो केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव रहता है, गोल्गी काय रहता है, कणाभ सूत्र रहता है, और अंतर्प्रद्रवी जालिका रहता है, गुणसूत्र रहता है, लवक रहता है, राइबोसोम होता है, और सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और ये क्या होगा, कणाभ सूत्र क्या लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा कणाभ सूत्र। जीव द्रव में जल की मात्रा कितनी होती है, इसको ध्यान रखें। जीव द्रव में जल की मात्रा जो होती है वो 80% रहता है, और प्रोटीन की मात्रा जो होती है ये 15% रहता है, वसा जो होता है फैट्स रहता है 3% रहता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है, तो 1% होता है, और अकार्बनिक जो लवण होता है वो कितना होता है, तो 1% हो गया। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन देखते हैं प्रोटीन कितना, तो 15%, इसको ध्यान रखेंगे, और 80% तो याद रहेगा ये, और फैट्स रहता है जो रहता है 3%। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। सेल थ्योरी जो होता है किसने दिया था, स्लाइडर ने स्वार ने दिया था। ठीक है। और कोशिका सिद्धांत जो होता है किस पर लागू नहीं होता है, तो हमने देखा था ऊपर में कि विषाणु पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में क्या रहता है, ये निर्जीव की तरह काम करता है। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की तरह काम करता है, निर्जीव की तरह काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हम्म, अच्छा, इसमें मिलान करना है हम लोगों को। तो निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। तो लाइसोसोम क्या होता है, आत्महत्या की थैली होता है, एक अस्सी हो जाएगा। डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है गुणसूत्र, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एक 81 81 81, दो का कौन सा, बी, तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका 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 प्रकार्यात्मक, कोशिका का फंक्शनल जो क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक करता है। कोशिका के नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक रहता है। वही क्या रहता है, कोशिका का ब्रेन होता है, वही उसी में क्या रहता है, डीएनए होता है, जीन होता है, ये सब होता है, गुणसूत्र उसी में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो किस में, तो मेटाफेज में हो जाएगा। मेटाफेज में हो जाएगा क्या चीज़, जर्म सेल्स को क्या कहेंगे हम लोग, जैसे कि सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं मतलब जर्म सेल्स में होते हैं, अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं सोमेटिक सेल्स में होती है। ठीक है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है कि सूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि मुख्यतः एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्यूलर जीवधारियों का क्या होता है, जनन होता है, एवं बहुकोशिकीय में मतलब कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभाज्योतक कोशिकाओं में, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभाज्योतक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है, विभाज्योतक कोशिकाओं में होता है। ठीक है। ये कोशिकाएं जड़ तथा या तने के शीर्ष पर स्थित होती हैं, और स्थित कहाँ पर होती है, तो ये कोशिकाएं जो होती है जड़ और तने पर स्थित होती है, शीर्ष पर। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेल का जो भी क्वेश्चन था, सेल का मतलब कि जंतु सेल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था आज हमने देख लिया उसको, और एक तरह से रिवीजन वीडियो था, इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे को देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आगे।
की वीडियो में। हाँ, थैंक यू।